So the topic for today's discussion is benign prostatic hypertrophy, that is the BPH. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस डिजीज़ कंडीशन के लिए जो मल्टीपल सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं, यानी सिनोनिम्स जब कहते हैं मल्टीपल नोमेनक्लेचर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशन है जिसको इस कंडीशन के लिए ख़ास तौर से ये नाम दिया गया है। तो पहली कंडीशन है सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, यानी BPH का दूसरा नाम क्या है, सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट है। ऐसे ही एडिनोमा है, एडिनोमायोमा है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, फाइब्रोमायोडिनोमा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ नोडुलर हाइपरप्लेशिया है। तो इन सारे टर्म्स में ख़ास तौर से अगर हम बात करें कौन सी जो नोमेनक्लेचर है, कौन सा नोमेनक्लेचर है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो जो लास्ट वन है जो हाइपरट्रॉफी एंड नोडुलर लिम्फोप्लेशिया, ये टर्मिनोलॉजी, ये नोमेनक्लेचर्स बेसिकली इसके पैथोफिजियोलॉजी को भी शो करता है। यानी ये कंडीशन ख़ास तौर से ये अगर टर्म हम इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन को हम एक्यूरेट तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कंडीशन कब डेवलप होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन ये डेवलप होती है ऐसे लोगों में, ऐसे मेल के अंदर जिनकी एज 50+ है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 60 से लेकर 70 ईयर्स का जो एज होता है इसके अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा देखी जाती है। BPH के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रोमा फॉर्म करता है उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये BPH बेसिकली जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ग्लैंड है, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसको भी इन्वॉल्व करेगा, साथ साथ में उस ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो स्ट्रोमा फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसको भी इन्वॉल्व करेगा। यानी जो इनलार्जमेंट होगा इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर भी होगा और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के अंदर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि BPH की कंडीशन में जो कौन सी जो म्यूकोज़ा होगी वो इन्वॉल्व होगी। तो सब म्यूकोजल ग्लैंड ख़ास तौर से इसके अंदर BPH की कंडीशन एराइज होती है। सब म्यूकोजल ग्लैंड, यानी ग्लैंड का वो पोर्शन जो सब म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोजल प्लेन के अंदर है। तो BPH जनरली एराइज होता है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स के अंदर और पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन है उसके अंदर। तो सब म्यूकोजल ग्लैंड का जो पार्ट होगा, सब म्यूकोजल पार्ट होगा, ग्लैंड का वो पार्ट जो सब म्यूकोजल है उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। साथ साथ में पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन है उसके अंदर BPH डेवलप होता है। अब ये इसमें BPH की कंडीशन जब डेवलप होगी तो स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होगा और एडिनोसिस की कंडीशन देखी जाएगी। स्ट्रोमा जो होगा प्रोलिफरेट करेगा और एडिनोसिस यानी इनलार्जमेंट होगा, ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिस। तो BPH की कंडीशन सबम्यूकोजल ग्लैंड्स के अंदर, यानी ग्लैंड्स का वो पोर्शन जो सबम्यूकोजल एरियाज़ के अंदर काउंट होगा उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन है उसके अंदर ग्रोथ होती है और स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होता है और एडिनोसिस की कंडीशन देखी जाएगी। क्लियर? इवेंचुअली इसमें होता क्या है, जब BPH की कंडीशन में जो इनलार्जमेंट होगा, एडिनोसिस की कंडीशन होगी, स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होगा, तो पेरिफेरल जोन बेसिकली ख़ास तौर से कंप्रेस होता है। पेरिफेरल जोन कंप्रेस होने की कंडीशन में एक और कंडीशंस होती है कि जो लेटरल लोब होगा वो भी इनलार्ज होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि जो पेरिफेरल जोन होगा वो कंप्रेस होता है और इनलार्जमेंट किस में होगी, लेटरल लोब के अंदर। तो लेटरल लोब खास तौर से अगर हम BPH की जहाँ बात करें तो लेटरल लोब के अंदर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, अगर सब सर्वाइकल ग्लैंड्स के अंदर अगर इनलार्जमेंट हो रही है, BPH की कंडीशन सब सर्वाइकल ग्लैंड्स के अंदर हो रही है तो सेंट्रल जोन खास तौर से इनलार्ज होगा, यानी ग्लैंड का जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो इनलार्ज होगा और ऐसी कंडीशन में मीडियल लोब प्रोजेक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो दोबारा से हम समझते हैं कि यहाँ पे दो तरह से पेरिफेरल जोन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और सेंट्रल जोन, यानी ग्लैंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसका सेंट्रल जोन के भी इन्वॉल्व हो सकता है और उसकी पेरिफेरल जोन है यानी ग्लैंड का पेरिफेरल जोन होगा वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब ग्लैंड का पेरिफेरल जोन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ लेटरल लोब का इनलार्जमेंट होगा। अगर सेंट्रल जोन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में मिडल लोब इनलार्ज होगा। यानी प्रोस्टेट की 5 लोब है जिसमें एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, 2 लेटरल लोब है और मीडियन लोब है। तो जब मीडियन लोब या मिडल लोब आप कहें तो अगर सपोज़ करिए जो सब सर्वाइकल ग्लैंड का जो पोर्शन होगा, जो सेंट्रल जोन होगा, अगर उसके अंदर BPH की कंडीशन इन्वॉल्व होगी या BPH डेवलप होगा तो ऐसी कंडीशन में मिडल लोब जो होगा वो इनलार्ज होगा और वो बेसिकली प्रोजेक्ट होगा ब्लैडर के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी के लिए 2 एक्सप्लेनेशन है, एक है हार्मोनल थियरी और सेकेंड एक्सप्लेनेशन है सेकेंड है नियोप्लास्टिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल थ्योरी क्या है।
तो हार्मोनल थियोरी के अंदर बेसिकली अगर डिस्टर्बेंसेस हो जाए किसके बीच में, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के बीच में, तो ये फैक्ट आप ये ध्यान में रखिए कि मेल के अंदर भी दोनों हार्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन का भी प्रोपोर्शन होता है और एंड्रोजन में खासतौर से बात करें टेस्टोस्टेरोन का भी पोर्शन होता है, ठीक है। पर विद द एज क्या होती है, विद द सपोज करिए अगर फीमेल के अंदर हम बात करें तो ऐसे ही फीमेल के अंदर कुछ मेल हार्मोन भी होता है और फीमेल हार्मोन भी। तो बेसिकली जो हार्मोन प्रीडोमिनेंट होगा उस तरह के कैरेक्टर डेवलप होते हैं। एस्ट्रोजन का काम क्या है, बेसिकली ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मेमरी ग्लैंड का इलाज होना ऑल बिकॉज ऑफ डिपेंड करता है एस्ट्रोजन पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हार्मोनल थियरी क्या है जिसके बिहाफ पे इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हार्मोनल थियरी के अंदर बेसिकली जो BPH की कंडीशन डेवलप होती है वो इस वजह से होती है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है किसके बीच में, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बीच में। यानी मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो फॉल करता है एज़ कम्पेयर टू, बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा वो फॉल करेगा और कंपेरेटिवली एस्ट्रोजन लेवल जो होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो उसकी प्रीडोमिनेंसी होगी तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट करना। प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है, इसी वजह से प्रोस्टेटिक ग्लैंड इन्लार्ज हो जाएगा। तो बेसिक जो खासतौर से बेसिक एक्सप्लेनेशन है हार्मोनल थियरी के बिहाफ पे जो BPH क्यों डेवलप होता है उसके पीछे रीज़न यही है कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के बीच में एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। यानी मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कंपेरेटिवली जैसे जैसे एज एडवांस होती है 60 और 60 प्लस में, वहाँ टेस्टोस्टेरोन का लेवल फॉल करेगा और कंपेरेटिवली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो एस्ट्रोजेनिक लेवल बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट होगा, तो जितने भी ग्लैंड से उसमें इन्लार्जमेंट हो सकता है। इसी वजह से गायनोकोमेशिया की कंडीशन भी दिख सकती है। ऐसे ही BPH की कंडीशन यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी की कंडीशन भी देखी जा सकती है, ऑल बिकॉज ऑफ जो एस्ट्रोजन होगा वो एक्ट करेगा किस पे, ग्लैंड्स पे। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन समझ लेंगे कि मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट होता है, BPH की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो बहरहाल हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन ये पल्सेटाइल रिलीज़ होगा, यानी पल्सेटेशन के फॉर्म में, यानी ये हार्मोन रिलीज़ होगा। ये हार्मोन एक्ट करता है किस पे, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जिसके नतीजे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा लेडिंग सेल्स पे, लेडिंग सेल्स टेस्टिस की जो लेडिंग सेल्स होती है उस पर काम करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसके नतीजे में रिलीज़ होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली ये रीच करता है प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट में जाने के बाद ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेज टाइप 2 रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये बेसिकली 5 अल्फ़ा रिडक्टेज टाइप 2 ये कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को DHT के अंदर, यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। DHT की अगर हम बात करें, पेटेंसी की बात करें, तो ये पेटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, ये ज़्यादा पेटेंट होता है। 90% जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिलीज़ होता है टेस्टिस से, और रिमेनिंग 10% जो रिलीज़ होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से होगा। जैसे जैसे एज एडवांस होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होगा फॉल करेगा, लो होगा। इसके कंपैरिजन में जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो फॉल नहीं करता, तो एस्ट्रोजन लेवल प्रीडोमिनेंट होगा। प्रीडोमिनेंसी की कंडीशन में जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट नज़र आएगा, और ऐसी कंडीशन में ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट हो सकता है ऐसे मेल के अंदर, ठीक है। न्यूप्लास्टिक थ्योरी ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कुछ चीज़ें और हैं इसके अंदर। तो मीडियन लोब का इन्लार्जमेंट होगा और लेटरल लोब का इन्लार्जमेंट होगा। मीडियन लोब का इन्लार्जमेंट होगा तो वो बेसिकली रिजल्ट करेगा किसके अंदर, ब्लाडर के अंदर इन्लार्जमेंट होगा, यानी जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होगा वो ब्लाडर के वॉल के अंदर इन्लार्ज होगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्लाडर से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होंगे, यानी अर्जेंसी, हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी की या पुअर स्टीम ऑफ यूरिन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेटरल लोब के इन्लार्जमेंट के कंडीशन में बेसिकली यूरेथ्रल नैरोइंग होती है, यानी यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ेगा। क्यों यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ेगा, तो बेसिकली यूरेथ्रा जो पास होता है लेटरल लोब ऑफ दी प्रोस्टेट से ही पास होता है। तो अगर लेटरल लोब का इन्लार्जमेंट होगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, यूरेथ्रा पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, यानी वहाँ नैरोइंग डेवलप होगी, और उसके नतीजे में जो सिम्टम्स होंगे, जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे BPH के, वो डेवलप होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लाडर अगर इनिशियली प्रेशर बर्डन जनरली जो होगा बीपीएच की कंडीशन होगी जहाँ स्ट्रक्चर डेवलप होगा या नर्विंग डेवलप होगी, जो नर्विंग डेवलप होगी या बेसिकली कंडीशंस ऐसी हैं जो ब्लाडर से रिलेटेड ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो अर्ली स्टेज के अंदर ब्लाडर उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। अर्ली स्टेज के अंदर ब्लाडर क्या करेगा, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। यानी जो प्रेशर बर्डन डेवलप हो रहा है, प्रेशर बर्डन कैसे डेवलप होगा, यूरिन की फॉर्मेशन किडनी के अंदर हो रही है, वहाँ से यूरिन पेल्विस के थ्रू यूरेटर के अंदर यूरेटर से ब्लाडर के अंदर आता है और ब्लाडर के अंदर वो यूरिन इकट्ठा होता है और वहाँ से मिक्सचुरेशन के एक्ट के थ्रू बाहर आता है। सपोज करिए जो ब्लाडर का नेक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ऑल बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, या यूरेथ्रा जो हो रही है, यूरेथ्रा के अंदर नर्विंग डेवलप हो रही है, तो जो इवैक्यूएशन जिस तरह से एम्प्टिंग होनी चाहिए यूरिन की वो एम्प्टिंग नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में ब्लाडर वॉल के अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा वो प्रेशर बेसिकली इनिशियली स्टेज के अंदर ब्लाडर उस प्रेशर बर्डन को बेसिकली इनिशियली उस प्रेशर बर्डन को होल्ड करने की कोशिश करता है, कंपनसेट करने की कोशिश करता है। अगर ये कंपनसेशन नहीं होगा तो फाइनली उस अगर ये कंपनसेशन नहीं होता या ये कंपनसेशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे ट्रेबिकुलेशन फॉर्मेशन हो सकता है, यानी ट्रेबिकेशन हो सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है, यानी ब्लाडर वॉल जो होगी आउट पाउचिंग हो सकती है इसकी। ऐसे ही डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो सकता है, यानी ख़ास तौर से जो बीपीएच की कंडीशन में जो प्रेशर इफेक्ट जनरेट होगा, प्रेशर इफेक्ट इस वजह से जनरेट होगा कि ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हो रही है। ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप होगी तो ऐसी कंडीशन में जो इंट्रावेसाइकल प्रेशर बढ़ेगा वो रिफ्लेक्ट होगा ब्लाडर वॉल पे, और उस ब्लाडर वॉल पे जो प्रेशर इफेक्ट होगा उसके नतीजे में या तो ट्रेबिकुलेशन होगा या सर्कुलेशन फॉर्म होगा या डाइवर्टिकुला ऑफ द ब्लाडर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन है ख़ास तौर से अगर इनलार्ज जो प्रोस्टेट है वो अगर कंप्रेस कर रहा है, प्रोस्टेटिक जो वेनस प्लेक्सस है उस पर प्रेशर अगर पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में कंजेशन बढ़ेगा। कंजेशन यानी बेसिकली जो वेनस प्लेक्सस है उसी पे इनलार्जमेंट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो जो वेनस रिटर्न होगा वो हैम्पर होगा। हैम्पर होने की कंडीशन में कंजेशन बढ़ेगा यानी हाइपरीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, और फाइनली इस प्रेशर इफेक्ट की वजह से किसी माइन्यूट कैपिलरी से ब्लीडिंग हो सकती है और वो रिजल्ट कर सकता है हिमिचूरिया के अंदर। ठीक है, तो हिमिचूरिया डेवलप इस वजह से होगा कि यहाँ प्रोस्टेटिक जो वेनस प्लेक्सस है उस पर प्रेशर पड़ेगा ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट की वजह से। ठीक है, तो वेनस रिटर्न हैम्पर होगा, वेनस रिटर्न हैम्पर होगा तो ब्लड जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आर्टेरियल सर्कुलेशंस के थ्रू आ रहा है वो वहीं इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने की कंडीशन में वहाँ हाइपरीमिया क्रिएट होगा। हाइपरीमिया क्रिएट होगा तो ऐसी कंडीशन में कंजेशन यानी कंजेशन की कंडीशन डेवलप होगी। कंजेशन का जो इफेक्ट होगा माइन्यूट कैपिलरीज पे हो सकता है, माइन्यूट कैपिलरीज उसकी वजह से ब्लीड कर सकती है और माइन्यूट कैपिलरीज के थ्रू ब्लीडिंग होगी तो वो हिमिचूरिया में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह की कंडीशंस की हम जहाँ बात करेंगे जहाँ हिमिचूरिया की कंडीशन डेवलप हो रही है और अदर कॉज एक्सप्लेन नहीं है तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं डिकॉय प्रोस्टेट। डिकॉय प्रोस्टेट वो कंडीशन है जिसमें हिमिचूरिया की कंप्लेन होती है पेशेंट में। ठीक है, ऐसे ही किडनी और यूरेटर की अगर हम बात करें तो किडनी और यूरेटर पे प्रेशर इफेक्ट की वजह से खास तौर से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा बीपीएच के नतीजे में। तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेशर बेसिकली रिफ्लेक्ट होगा किस पर, किडनी पर या यूरेटर पे। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोयूरेटर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, एसेंडिंग इन्फेक्शन के नतीजे में एक्यूट और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एसेंडिंग इन्फेक्शन यानी नीचे का जो इन्फेक्शन होगा वो एसेंड करके किडनी को और यूरेटर को इन्वॉल्व करेगा या पेल्विक पोर्शन है किडनी का पेल्विस को इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्यूट या क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या अगर वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ऐसी कंडीशन में रिनल फेल्योर भी डेवलप हो सकता है। रिनल फेल्योर का जो अर्ली स्टेज होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर जो फंक्शनल पार्ट है किडनी का वो डिप्लीट होता जाता है, थिनिंग उसकी होती जाती है, यानी वहाँ अगर जो ख़ास तौर से जो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है ख़ास तौर से नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन अगर डिप्लीट होगा यानी सपोज़ करिए जो फंक्शनल पार्ट है अगर वो डिप्लीट हो रहा है तो नेफ्रॉन क्या होगा, नेफ्रॉन का डिस्ट्रक्शन होगा। नेफ्रॉन के डिस्ट्रक्शन के नतीजे में रिनल फेल्योर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही बीपीएच कई बार मेल के अंदर इम्पोर्टेंसी का भी कॉज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है ऐसी कंडीशन में, तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी।
जो मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ी हुई होती है, ठीक है। और ये क्यों बढ़ती है फ्रीक्वेंसी इस वजह से बढ़ती है, तो जो सेंसिटिव पार्ट है यूरेथ्रा का वो बेसिकली इंट्रोवर्जन हो जाता है ब्लैडर के अंदर। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बीपीएच की कंडीशन में इस वजह से होती है, जो सेंसिटिव पार्ट है यूरेथ्रा का वो उसका इंट्रोवर्जन हो जाता है, और इंट्रोवर्जन के नतीजे बेसिकली ब्लैडर इरिटेट होगा, और ब्लैडर इरिटेट होने की वजह से अर्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, और अर्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, अर्ज ऑफ मैच्योरेशन होगा तो वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऐसे ही एक और एक्सप्लेन कॉज है सिस्टाइटिस के नतीजे में। तो चूँकि रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा तो वो रिजल्ट कर सकता है सिस्टाइटिस में, तो सिस्टाइटिस के नतीजे में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या यूरेथ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकता है यहाँ पे। यूरेथ्राइटिस की कंडीशन अगर हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की कंप्लेन हो सकती है। नेक्स्ट जो कंप्लेन है अर्जेंसी की, अर्जेंसी यानी पेशेंट को बहुत स्ट्रांगली अर्ज होगा मैच्योरेट करने के लिए, पेशेंट वो रन करेगा वॉशरूम के लिए, तो अर्जेंसी की कंप्लेन हो सकती है, हेजिटेंसी की कंप्लेन हो सकती है, नॉक्चूरिया की कंडीशन देखी जा सकती है, ओवरफ्लो या टर्मिनल ड्रिबलिंग हो सकती है, ऐसे ही डिफ़िकल्टी इन मैच्योरेशन हो सकता है, पुअर स्ट्रीम ऑफ यूरिन की कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर पेन हो सकता है, या लोएन एरिया के अंदर पेन हो सकता है, और पेन क्यों होगा उसके पीछे रीज़न ये है कि सिस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी, इसी वजह से सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर पेन होगा। लोएन रीजन के अंदर पेन इस वजह से होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। ऐसी रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेन हो सकती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक टाइप ऑफ द रिटेंशन की कंप्लेन देखी जा सकती है ऐसे पेशेंट के अंदर। हीमेचूरिया की कंप्लेन हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस वो अगर टैकल नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में रीनल फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ फीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को शो करेंगे, वो फीचर्स वहाँ मिल सकते हैं, जैसे बर्निंग मैच्योरेशन की कंप्लेन हो सकती है, फीवर हो सकता है, चिल्स एंड राइगर की कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे।